जय हिंद साथियों, मैं चंदा आपका स्वागत है ए एंड एस GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता होगा, इस चैनल पर क्लास 8 के NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 को कंप्लीट कराया गया था। तो चलिए आज हम पार्ट 2 की ओर चलते हैं। तो आज का हम वीडियो का टॉपिक की बात करेंगे तो वो है कहे तो देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। यानी कहे तो कौन करेगा, मतलब राष्ट्र को शिक्षित, तो देशी जनता को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज के द्वारा नेक कार्य किए गए थे। नेक या मतलब सभ्य बनाने के लिए विभिन्न कार्य किए गए थे, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था जो कहे तो विभिन्न टॉपिकों के बारे में, यानी कहे तो अंग्रेज के द्वारा जो शिक्षाएं पर किन किन बदलाव किए गए थे इसके बारे में जाने थे। उसके बाद बता दे, ब्रिटिश जब शासन करने के लिए भारत में आई थी तो नवाबों, उसके बाद किसानों और राजाओं के साथ साथ यहाँ पर बात करेंगे विद्यार्थियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े थे, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि इसके बारे में पिछले वीडियो में हम जाने थे, जो अंग्रेज के द्वारा शिक्षाएं पर क्या क्या किए गए थे, यानी विभिन्न जो स्कूलों का, महाविद्यालयों का निर्माण किया गया था। जैसे में हम बात करेंगे BHU यानी क्या है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो उसका स्थापना 1791 ईस्वी में किया गया था। तो इसको याद रखेगा। और यहाँ पर BHU की स्थापना क्यों किया गया था? यहाँ पर धर्म के बारे में पढ़ने के लिए, ग्रंथ के बारे में पढ़ने के लिए और भी विभिन्न मतलब टॉपिकों के बारे में पढ़ने के लिए यहाँ पर BHU की स्थापना किया गया था। उसके बाद बात करेंगे प्राच्यवाद की परंपरा के बारे में जाने थे, जिसमें आपको बताए थे जो प्राच्यवाद की परंपरा, यानी क्या तो एक विलियम जॉन नाम के एक विद्वान थे जो प्राच्यवाद के बारे में मतलब अनुभव रखते थे। यानी प्राच्यवाद क्या होता है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको बता दे, प्राच्यवाद जैसे अगर एक व्यक्ति है और विभिन्न जो मतलब क्षेत्रों की जो भाषाओं का ज्ञान रखता है, उसे हम प्राच्यवाद कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और इसमें एक आए थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक जूनियर जज थे, विलियम जॉन। उन्होंने कलकत्ता में आए थे और इन्होंने प्राच्यवाद का विद्वान थे और इन्होंने विभिन्न भाषाओं को ज्ञान को संग्रह किया था। यानी क्या है तो फ्रेंच का किया था, अंग्रेजी का किया था, उसके बाद फारसी का किया था, संस्कृत के किए थे और भी विभिन्न भाषा जैसे कि अरबी भाषा का किए थे। और इसके बारे में समाज में लोगों को बताते थे, इसका प्रचार करते थे, तो इसे हम प्राच्यवाद कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम और जाने थे जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में, और इसमें भी मतलब कहे तो यही भाषाओं के प्रचार के लिए इसका स्थापना किया गया था। और इसी प्रकार प्रमुख प्रमुख संस्थाएं के बारे में जाने थे और इसके स्थापना के बारे में जाने थे। जैसे भी बात करेंगे 1791, ये जो 91 दिख रहा है ये BHU। उसके बाद ये 1784 का है तो एशियाटिक सोसाइटी। उसके बाद बात करेंगे 1781 में, यानी क्या है तो 1781 ईस्वी में मदरसा, यानी कलकत्ता में मदरसा का स्थापना हुआ था। तो मदरसा में क्या चीज का मतलब किस लिए स्थापना किया गया था? तो इसमें ईसाई धर्म के प्रचार के लिए और भी विभिन्न मतलब क्या है तो अंग्रेज के जो मतलब होते हैं जो प्रचार, इसके लिए किया गया था मदरसा का। उसके बाद बात करेंगे विभिन्न जो महाविद्यालयों का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में किया गया था। जैसे में बात करेंगे बंगाल में, मद्रास में और भी विभिन्न क्षेत्रों में महाविद्यालयों का निर्माण किया गया था और यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा दिया जाता था। तो इसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद जाने थे
जो पूर्वी यानी कहे तो पूर्वी जो जघन्य जो गलतियां थी इसके बारे में जाने थे, और भी विभिन्न टॉपिकों के बारे में जाने थे। तो चलिए हम आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हमें कौन कौन से टॉपिकों के बारे में जानना है इसके बारे में जानते हैं। तो आज हम जानेंगे स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, यानी कहे तो जब ब्रिटिश शासन आई थी भारत में, उससे पहले जो स्थानीय पाठशालाएं थी उसका क्या हुआ था इसके बारे में जानेंगे। जब से ब्रिटिश आया भारत, तो उसके बाद वो अपने हिसाब से मतलब शिक्षाओं के क्षेत्र में काम करने लगा, विभिन्न क्षेत्रों को अपने अधीन करने लगा, विभिन्न नवाबों से लड़कर उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाया। तो इससे विद्यार्थी जीवन पर क्या प्रभाव पड़े इसके बारे में जानेंगे। जो मतलब कहे तो आदिवासी के जीवन में प्रभाव पड़ा था, किसान के जीवन पर प्रभाव पड़ा था, राजाओं के जीवन पर प्रभाव पड़ा था। तो उस समय विद्यार्थियों के जीवन पर प्रभाव पड़ा था कि नहीं इसके बारे में हम आज जानते हैं। तो वही बोल रहा है स्थानीय पाठशालाओं को का क्या हुआ उस समय के बाद। उसके बाद जानेंगे विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में, यानी विलियम एडम क्या है इनके बारे में जानेंगे, और इनके द्वारा कौन सा रिपोर्ट दिया गया था इसके बारे में हम आज जानेंगे। उसके बाद जानेंगे नई दिनचर्या नए नियम, यानी कहे तो नई जब से मतलब अंग्रेज ये विलियम एडम ने रिपोर्ट दिया, उसके बाद नए दिनचर्या के साथ अब समाज में शिक्षाओं के प्रति विभिन्न काम किए गए थे इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, यानी जब अंग्रेज अपने हिसाब से मतलब विद्यालयों को खोलता था तो वो किसी न किसी लोभ से मतलब खोला था, और ये अंग्रेजी जो शिक्षाएं हैं वो किस तरह मनुष्य को गुलाम बना दिया है इसके बारे में हम आज जानेंगे। उसके बाद जानेंगे टैगोर के द्वारा जो शांति निकेतन खोला गया इसके बारे में, शांति निकेतन क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसके स्थापना के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम आज के पहले टॉपिक की ओर से चलते हैं, जो है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। जब अंग्रेज मतलब भारत आई उससे पहले भी मतलब शिक्षाएं दी जाती थी लोगों को, तो उसके बाद अंग्रेज के आने के बाद यहाँ पर स्थानीय पाठशालाओं को का क्या हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले यानी अंग्रेज के आने से पहले स्थानीय पाठशालाएं जो थी वो कहीं कहीं मतलब कराई जाती थी। जैसे बात करेंगे गुरुकुल में, यानी उस समय बात करेंगे तो किसी के मतलब दबाव में नहीं पड़ता था, यानी गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, और उस समय के जो मतलब कहे तो ऋषि मुनि होते थे, जो विद्वान होते थे, वो सब पढ़ाते थे। उसके बाद हम जब अंग्रेज आई तो वो अब अपने हिसाब से विभिन्न स्कूलों का निर्माण करवाया, और उसमें अपने अपने भाषा यानी जो उसको सुविधा होता था उस भाषाओं को ज्ञान मतलब लोगों के लिए मतलब चलाया। जैसे में बात कर लेते हैं, जैसे अंग्रेज जो था वो मतलब उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भारतीय लोगों को अब गुलाम बनाना, उसको अपने इशारों पर नचाना, और इसी प्रकार अपने अनुसार मतलब फसल उपजाता था और भी विभिन्न कार्य अपने अनुसार करवाता था। और वो सोचा जो अब अपने अनुसार भारतीय लोगों को शिक्षा भी दे, इसलिए उन्होंने मतलब विभिन्न जो स्कूलों का निर्माण करवाया। इसके बारे में हम इसी में जानेंगे। यानी क्या तो अंग्रेज के आने के बाद स्थानीय पाठशालाएं भी अब अंग्रेज के अधीन हो गया था, तो इसको याद रखेगा। उसके बाद बात करेंगे विलियम एडम की रिपोर्ट, यानी विलियम एडम कौन है इसके बारे में जानते हैं। तो विलियम एडम जो है यह कहे तो एक स्कॉटलैंड के ईसाई धर्म के प्रचारक थे, तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने मतलब कहे तो बिहार और झारखंड यानी कहे तो के मतलब शिक्षा नीति को देखने के लिए यानी कहे तो भ्रमण करने के लिए भारत आए थे। तो ये जो है विलियम एडम वो स्कॉटलैंड यानी कहे तो स्कॉटलैंड के ईसाई धर्म के प्रचारक थे, यानी कहे तो ईसाई धर्म के प्रचारक थे। और इन्होंने ये जो थे वो बिहार और बंगाल में मतलब कहे तो
घूमने के लिए आए थे, इनके जिलाओं में भ्रमण करने के लिए आए थे। तब अंग्रेज के द्वारा, और भ्रमण क्या करेंगे, वहां के जो स्थानीय लोग होते थे उनकी दशाओं को देखने आए थे, वो कैसे रहते हैं, वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। तो इसलिए इनको, यानी क्या, तो विलियम एडम को अंग्रेज के द्वारा एक जिम्मा सौंपा गया। और वो क्या था, यानी जो वो भ्रमण करते हैं तो वो स्थानीय पाठशालाओं का भ्रमण करेंगे। यानी कहाँ के स्थानीय पाठशालाओं का, तो वो बिहार और बंगाल का। के पाठशालाओं का भ्रमण करेंगे और वहां से मतलब रिपोर्ट तैयार करेंगे, यानी वो भ्रमण करेंगे। इनका मतलब इनको जिम्मा सौंपा गया था विलियम एडम को अंग्रेज के द्वारा, और यहाँ के यानी बिहार और बंगाल की मतलब शिक्षाएं व्यवस्थाओं को देखेंगे, यानी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी और इसके बारे में मतलब अंग्रेज को बताएंगे और सुधार करेंगे। तो उन्होंने जब भ्रमण करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि मतलब गांवों में 1 लाख से अधिक मतलब विद्यालय है, यानी क्या, तो 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक विद्यालय है। लेकिन वहां पर ये जो 1 लाख विद्यालय है वो खंड में बटा हुआ था, और एक खंड में बात करेंगे तो 20 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होती थी, यानी 20 से अधिक विद्यार्थियां नहीं होती थी। और उन्होंने देखा कि जिस तरह आज के समय में हम लोग अपेक्षा करते हैं स्कूलों से, संस्थाओं से, उस समय ये कार्य किया जाता था। इन्होंने, विलियम एडम ने बताया है किस तरह के, यानी आज हम शिक्षा के बारे में किस तरह के सोचते हैं, तो उस समय भी वैसा काम किया जाता था, इसके बारे में हम अभी जानते हैं। तो विलियम एडम ने जब भ्रमण किया तो उन्होंने विभिन्न स्कूल, यानी 1 लाख से ऊपर स्कूल देखा, और विभिन्न जो मतलब खंड में बटे हुए थे उसमें 20 से अधिक विद्यार्थियां नहीं होती थी। और उन्होंने देखा कि जैसे आज हम स्कूल में देखते हैं बेंच लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई है, उसके बाद बात करेंगे जो किताब को पढ़ते हैं, उसके बाद नए नए जो भवने निर्माण, मतलब भवने में मतलब पाठशालाएं चलती है। लेकिन उस समय विलियम एडम ने देखा कि ऐसा कुछ नहीं था, यानी कोई भवन नहीं था शिक्षाओं के लिए, यानी खास तौर मतलब उसी के लिए, यानी शिक्षाएं के लिए खास तौर पर भवन नहीं था। उसके बाद बच्चे को मतलब किताब से नहीं पढ़ाया जाता था, यानी मौखिक पढ़ाया जाता था। उसके बाद बात करेंगे ये जो मतलब मौखिक पढ़ाया जाता था, उसके बाद जो उसके मतलब आर्थिक स्थिति को देखकर उस समय मतलब बच्चे से मतलब पैसे लिए जाते थे। और ये सब कौन करता था, तो उस समय जो स्थानीय संपन्न लोग थे उनके द्वारा मतलब इस पाठशालाओं को चलाया जाता था। उसके बाद जो गुरु, यानी कुछ गुरुओं के द्वारा ये पाठशालाएं चलाई जाती थी। यानी स्थानीय संपन्न लोग कौन होते हैं, यानी क्या है, तो गांव में तो संपन्न कोई नहीं, मतलब कोई कोई होता है, जैसे पूर्ण रूप से पैसे से हो गए, शक्तियां से हो गई, बल से हो गए, ये यानी क्या है, तो विभिन्न रूप से कोई कोई जो होता है वो संपन्न होते हैं। तो उनके द्वारा मतलब पाठशालाएं खोली जाती थी और वहां पर बच्चे को शिक्षा दी जाती थी। और उसके बाद उन्होंने देखा है कि विलियम एडम ने देखा है कि बच्चे को मतलब मौखिक पढ़ाया जाता था, और आर्थिक, यानी अमीर लोगों से मतलब कुछ पैसा लिया जाता था और गरीब से कुछ पैसा लिया जाता है। जैसे हम आज के मतलब क्या है, तो अपेक्षा करते हैं, आज हम लोग ऐसा सोचते हैं, यानी अभी सबकी मतलब कोई भी संस्थाएं होती है तो उसमें जो मतलब जिसका आर्थिक स्थिति कमजोर भी होता है उसी से उतना ही, उससे भी उतना ही पैसे लिए जाते हैं, और जो मतलब कहे तो धनी व्यक्ति होते हैं उससे भी उतना ही पैसा लिया जाता है। और कहे तो खास तौर पर धनी व्यक्ति का मतलब लगाव उच्च जगह होता है, इसलिए उनसे थोड़ा कम ही पैसा लिया जाता है। लेकिन जो निम्न वर्ग के जो लोग आते हैं उससे मतलब फिक्स पैसा लिया जाता था। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, विलियम एडम ने अपने रिपोर्ट में बताया है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद
उस समय की जो शिक्षाएं होती थी वो कहाँ दी जाती थी, तो वो मंदिरों के कोना में दी जाती थी। जैसे में बात करते हैं, जैसे कोई भी उस समय की जो प्राचीन मंदिरें होती थी, उसके कुछ स्थानों पर बच्चे को बैठाकर वहां पर शिक्षा ली जाती थी, मतलब दी जाती थी स्थानीय लोगों के द्वारा, जो गुरु होते थे उनके द्वारा। उसके बाद बात करेंगे मौखिक, वहां पर मतलब शिक्षाएं दी जाती थी। जैसे में हम बात करेंगे गुरुकुल में देखते होंगे, यानी अब तो गुरुकुल रह नहीं गया है। जैसे आप रामायण देखे होंगे, मतलब रामायण में देखते होंगे जो गुरुओं के द्वारा जो गुरुकुल बनाया जाता था, उसमें मौखिक मतलब शिक्षाएं दी जाती थी। और मौखिक में क्या, मतलब समाज के बारे में और भी विभिन्न चीजों के बारे में शिक्षा दी जाती थी। ऐसा विलियम एडम ने देखा है। और मतलब पैसा की बात तो आपको बता ही दिए हैं, तो ऐसा कार्य इन्होंने देखा। तब अंग्रेजों को यहाँ पर कुछ सुधार करने का मतलब अवसर मिला और सुधार करने की कोशिश भी की है। तो अब इसके बारे में जानेंगे। नई दिनचर्या, नए नियम, यानी क्या है, तो अंग्रेज का जब मतलब शासन आई भारत में, तो उन्होंने निम्न शिक्षा पर मतलब ध्यान नहीं देते थे, यानी जो स्थानीय शिक्षा, जैसे में विलियम एडम के द्वारा जो मतलब शिक्षाएं जो देखी, जो मंदिरों में दी जाती थी, जो कुछ दुकानें होती है उसके कोने में बैठकर जो शिक्षाएं दी जाती थी, इन सभी पर अंग्रेज के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता था। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है नई दिनचर्या, नए नियम। यानी क्या है, तो अंग्रेज के द्वारा जब विलियम एडम का जो रिपोर्ट आई थी, तो उससे पहले अंग्रेज के द्वारा जो है वो स्थानीय शिक्षा पर मतलब काम नहीं किया जाता था, वो उच्च शिक्षाओं पर काम करते थे। लेकिन जब रिपोर्ट आई विलियम एडम का, तो अब उन्होंने स्थानीय शिक्षा पर भी काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो 1 लाख जो आपको जो ये जो पाठशालाएं दिखती थी, उसमें अब स्थानीय जो पंडितें होते थे, अब उनको देख रेख करने के लिए रखा गया। और एक पाठशालाएं में 4 से 5, यानी क्या, तो एक जो पाठशाला है उसमें 4 से 5 पंडितों का रखा गया था। और वो अब बच्चे को शिक्षाएं देंगे, यानी किस चीज की शिक्षा है, तो अंग्रेजी भाषाओं की, धर्म के बारे में और भी विभिन्न चीजों के बारे में अब बच्चों को शिक्षा देंगे। तो इसलिए अंग्रेज का अब ये कदम था। उसके बाद और भी विभिन्न मतलब अंग्रेज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में और भी शिक्षाएं का मतलब पाठशालाएं खोली गई थी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो है अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, यानी अब जो अंग्रेज जो था वो विभिन्न क्षेत्रों में अब अपने अनुसार पाठशालाएं जब खोलता था, तो वहां पर अपने अनुसार मतलब भाषाएं को मतलब प्रयोग करता था, वहां के लोगों को उसी टाइप से पढ़ाता था जो उसे मतलब सुविधा हो उसके लिए, इसके लिए। यानी अंग्रेज का पूरा मकसद क्या था, तो गुलाम बनाना, उसके बाद हिंदू धर्म को भ्रष्ट करना। और उन्होंने विशेष लोगों से मतलब क्या अपेक्षाएं की थी, जो ईसाई धर्म का सभी लोग प्रचारक बन जाए। तो इसलिए इनके पाठशालाओं में ईसाई धर्म के प्रचार भी किया जाता था, यानी पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी भाषाएं में पढ़ाया जाता था। तो इन सभी के बारे में अंग्रेजी जो शिक्षा है, यानी जो अंग्रेज के द्वारा जो शिक्षाएं दिया जाती थी, जो वो हमें गुलाम, यानी उस समय के जो लोगों को गुलाम किस तरह से बनाया है, इसके बारे में जानेंगे। तो महात्मा गांधी, यानी क्या, तो महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षाओं का विरोध किया और उन्होंने बताया कि, यानी उस समय के समाज के लोगों को बताया कि जो अंग्रेजी जो शिक्षाएं हैं वो मनुष्य को के मस्तिष्क में हीनता की भावनाओं को जागृत कर रही है। यानी क्या है, तो ये जो है अंग्रेजी शिक्षा वो मनुष्य की जो मस्तिष्क है उसमें हीनता, उसके बाद कहे तो भेदभाव की भावनाएं जागृत कर रही है। यानी समाज में ये जो अंग्रेजी शिक्षाएं है वो बहुत ही मतलब महात्मा गांधी के अनुसार ये गलत शिक्षाएं है। और जो उस समय अंग्रेज के जो मतलब अंग्रेज के लोगों के द्वारा जो बताया जाता था मौखिक शिक्षाएं, उन्होंने इसका भी विरोध किया। और महात्मा गांधी ने बताया कि अगर शिक्षाएं ही मतलब करना है, यानी पाठशालाएं में शिक्षाएं
शिक्षा ही देना है तो मौखिक नहीं, यानी कहे तो किसी पुस्तक से दिया जाए, यानी कहे तो पुस्तक से, जिससे लोगों को मतलब आत्म 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 संयम का ज्ञान हो। और बात करेंगे कुछ मतलब भाषाएं का ज्ञान हो, और जो मतलब उस समय की जो शिक्षाएं दी जाती थी अंग्रेजी में, उसे उसका भी विरोध महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और उन्होंने बताया था जो भारतीय लोगों की जो भाषाएं हैं, यानी जो हिंदी भाषाएं हैं, इनका ज्ञान दिया जाए। यानी इन्होंने भाषाएं का विरोध किया, उसके बाद जो पुस्तकें से पढ़ाने यानी मौखिक शिक्षाओं का विरोध किया। और उन्होंने अपेक्षा की जो मनुष्य, जो उस समय के जो मानव थे, उन्हें जो किताब यानी पुस्तक से जो शिक्षाएं दी जाएगी वो मनुष्य के जो मस्तिष्क में नए नए विचारों को जागृत करेगी, और भी विभिन्न समाज में मतलब भाईचारे की भावनाएं को जागृत करेगी। और किताब पढ़ने से मतलब बाहरी जो समाज के जो बाहरी जो वातावरण है उसके बारे में विकास होगा, इसके लिए इन्होंने इसका विरोध किया था। और उन्होंने ये जो उन्होंने मतलब लोगों को बताया, यानी कहे तो उन्होंने लोगों को बताया कि जो जो अंग्रेजी जो शिक्षाएं हैं मनुष्य को एक तरह से गुलाम बना रखा है। और इन्होंने विद्यार्थियों को ऐसा बताया था। और एक आंदोलन में यानी कहे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने ऐसा बताया था। जब आंदोलन हुई थी तो यहाँ पर विभिन्न विद्यार्थियां भी मतलब जुट हुई थी, तो इसमें इन्होंने महात्मा गांधी ने ऐसा बताया था। और उन्होंने अंग्रेजों से अपेक्षा की थी कि जो भाषाएं, जो भारतीय का जो भाषाएं है उसका ज्ञान दिया जाए, उसके बाद पुस्तकों का मतलब पढ़ाया जाए, जिससे मतलब भारतीय लोगों का विकास हो सके, इसके लिए तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम जानते हैं टैगोर का शांति निकेतन, यानी रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा है। इनके द्वारा एक शांति निकेतन की स्थापना किया गया था, उसका स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था। तो ये जो शांति निकेतन का स्थापना किस लिए किए थे इसके बारे में हम जानेंगे। तो जब टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर जब बचपन यानी उनका बचपन जब पाठशालाएं में बीतती थी, तो उनको अंग्रेजी पाठशालाएं में ही मतलब जाते थे, तो उनको ऐसा लगता था जो मतलब उस समय की जो पाठशालाएं हैं उसमें उनका मन नहीं लगता था, उनको लगता था कि ये जेल है। और जब वहां पर मतलब पंडितों के द्वारा जब पढ़ाया जाता था तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो पढ़ाई नहीं करते थे, यानी स्कूल जाने से वो मतलब रोते थे। जैसे हम आज के बच्चे को देखते हैं जो स्कूल जाने से जैसे रोते हैं, उसी तरह जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे और उनको लगता था ये जेल है, क्योंकि उस समय जो जैसा अंग्रेज पंडितों को बताते थे वैसा मतलब शिक्षाएं उस पाठशालाओं में दी जाती थी। इसलिए जब ये रविंद्रनाथ जो टैगोर है वो बड़े हुए, तब इन्होंने ये शांति निकेतन की स्थापना किए थे। और इसमें इन्होंने सोचा जैसे हम लोग पढ़े हैं वैसे नहीं पढ़ाया जाए, इसमें इन्होंने कहे तो मनोरंजन की दृष्टि से इसमें बच्चे को पढ़ाया जाए। और इन्होंने इस यानी शांति निकेतन में प्राकृतिक जो मतलब भाषाएं थी और प्राकृतिक से जो संबंधित जो मतलब जो कुछ जो मतलब चीजें होती है उसके बारे में इसमें बच्चे को पढ़ाए जाने के लिए मतलब इस शांति निकेतन की स्थापना की थी। उसके बाद नृत्य यानी कहे तो नृत्य की शिक्षा इसमें दी जाती थी, गायन वादन की शिक्षा दी जाती थी। यानी कहे तो मनोरंजन के साथ साथ बच्चे को मतलब प्रारंभिक शिक्षाएं दी जाने के लिए इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किए थे। और इसका स्थापना कहाँ पर किए थे तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसका स्थापना इन्होंने बंगाल में यानी बंगाल में किए थे।
बंगाल में किए थे। और महात्मा गांधी और जो रविंद्रनाथ जो ठाकुर थे, इनका कहे तो जो अंग्रेजों के प्रति जो शिक्षाएं दी जाती थी, उसके जो विचार से ये दोनों कट्टर विरोधी थे। और इन्होंने अपने मतलब हिसाब से ये शांति निकेतन की स्थापना किए थे। और जो महात्मा गांधी जो थे, वो प्रौद्योगिकी के मतलब विरुद्ध थे, यानी उन्होंने मशीन से जो मतलब कुछ जो कार्य किया जाता था, इसके इन्होंने ये विरोधी थे। लेकिन जो रविंद्रनाथ जो ठाकुर है, वो प्रौद्योगिकी के शिक्षा भी बच्चों को देते थे, विज्ञान की शिक्षा भी साथ साथ देते थे। यानी कहे तो इनका मुख्य उद्देश्य था, जैसे हमने शिक्षा लिया है उससे मतलब भिन्न बच्चे, यानी उस समय के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना। इनका मुख्य उद्देश्य शांति निकेतन खोलने का यही था। तो इसी के साथ आज के टॉपिक में हम इतना ही को जाने। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।